नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर। आज मैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, ये आपके यहाँ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसका एक पार्ट मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। आज मैं इसका दूसरा पार्ट आपको सेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है मैं बता देना चाहता हूं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होती है कि जब किसी कंपाउंड के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है तो इसे डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम इसको यूं कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के किसी मॉलिक्यूल के एक एटम को हटा करके उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। ये रिएक्शन करके ये देखिए ध्यान से, ये आयरन, ये कॉपर सल्फेट, ये Fe और ये SO4, ये FeSO4 बना रहा है और कॉपर इसमें से निकल जा रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये देखिए ZnSO4 बना रहा है और यहाँ से H2 निकल जा रहा है। तो आप मेरी बात देख रहे हैं। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि जब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के किसी एक एटम या ग्रुप के स्थान पर कोई दूसरा एटम या ग्रुप आ जाए। यहां पर देखिए कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के प्लेस पर आयरन आ गया। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के प्लेस पर जिंक आ गया। तो इसे हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन। तो जब किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए। इंग्लिश में कहेंगे व्हेन एनी अनदर एटम और ग्रुप come in the place of an atom or group in molecule of any compound, this type of reaction known as displacement reaction। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एक एटम या ग्रुप के प्लेस पर कोई दूसरा एटम या ग्रुप आ जाता है। किसी कंपाउंड, यहां पर एक कंपाउंड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट में कॉपर के प्लेस पर आयरन आ गया तो आयरन सल्फेट और कॉपर ये निकल गया। जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करी तो जिंक सल्फेट बन के निकल गया और H2 निकल गया। तो इन दोनों में देखिए इसमें कॉपर के प्लेस पर आयरन आ रहा है और इसमें हाइड्रोजन के प्लेस पर जिंक आ रहा है। इसी तरह से इन दोनों रिएक्शन की भी बात हम कर लेते हैं। इसमें देखिए कॉपर के प्लेस पर मैग्नीशियम आ गया, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। और यहां पर देखिए एथिलीन में हाइड्रोजन यहां से हट गया है एक और हाइड्रोजन के प्लेस पर एक क्लोरीन आ गई और ये HCl बनकर निकल गया। ये रिएक्शन हो रही है 450 से 650 डिग्री सेल्सियस पर। अब बारी आती है, हम बात करते हैं इस रिएक्शन की भी बात करते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर भी ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये MgCl2 अलग हो गया, देखिए आप गौर से। और इसी तरह यहां पे भी देखिए ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, यहां से एक H निकला, यहां से एक क्लोरीन निकली और ये HCl बन के अलग हो गया। बाकी यहाँ पे C2H4 है, देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ 2 और 1 3 हो गया और एक क्लोरीन आके इसमें जुड़ गया। ये आपका वाइनिल क्लोराइड बन गया। इसके बाद बारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल सब्स्टिट्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल सब्स्टिट्यूशन में देखिए एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर आयंस या कंपोनेंट की अदला बदली होती है। तो देखिए कैसे अदला बदली हो रही है। यहां पर देखिए, गौर से देखिएगा मेरी बात को, ये सोडियम क्लोराइड अलग और BaSO4 अलग, देखा आपने। तो यहां पर देखिए SO4 इसमें आ गया और Cl इसमें चला गया।
ठीक इसी प्रकार SO4 इसमें चला जाएगा, OH इसमें आ गया। ठीक इसी प्रकार NO3 इसमें चला गया, Cl इसमें आ गया। तो इसमें देखिए आप क्या देख रहे हैं, यहां पे भी देख सकते हैं, इसमें ये Na, ये अदला बदली हो रही है। तो आपने देखा यहां पर क्लोराइड सोडियम के साथ चला गया, सल्फेट यहां आ गया, BSO4 NaCl बन गया। हाइड्रोक्साइड यहां पर आ गया कॉपर के साथ, सल्फेट यहां चला गया। और ठीक इसी प्रकार क्लोरीन सिल्वर के साथ आ गया और NO3 निधन, तो AgCl NO3। तो आप इन तीनों रिएक्शन में आपने देखा है कि कंपाउंड में जो कंपोनेंट है उनकी अदला बदली हो रही है। एक रिएक्टेंट का आयन या कंपोनेंट दूसरे के साथ जा रहा है, दूसरे का आयन या कंपोनेंट पहले के साथ आ रहा है। ये तीनों में वैसे ही हो रहा है। इसके बाद बात आती है कोरिजन्स की, संक्षारण की। कोरिजन्स क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि जब कोई मेटल के सरफेस पर एयर या वाटर की प्रेजेंस आती है, तो एयर या वाटर की प्रेजेंस के कारण किसी मेटल का जो अपर सरफेस है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसे ही हम कहते हैं संक्षारण कहते हैं। इंग्लिश में देखिए लिखा है, वायु व जल की उपस्थिति में धातु पृष्ठों का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इंग्लिश में कहेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटेलिक सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर, प्रोसेस नोन एज कोरिजन्स। कोरिजन्स में क्या हो रहा है कि जो मेटेलिक सरफेस है वो नष्ट हो रही है। क्यों नष्ट हो रही है? एयर और वाटर के कारण। जैसे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, तांबे व पीतल, तांबे व कहें पीतल, आप देखिए उसमें ग्रीन स्पॉट बनने लगता है। कॉपर या ब्रास पर आप देखिए ग्रीन स्पॉट बनने लगता है। चांदी पर काली परत का जमना, ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल है। लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, तांबे व पीतल पर हरे धब्बों का बनना, ग्रीन स्पॉट्स हो जाना कॉपर और ब्रास पे, और चांदी पर काली परत, कालापन चांदी में आ जाना, ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर। आपको बता दें कोरिजन्स को एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूं। कोरिजन्स के कारण मेटेलिक सरफेस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। क्यों डिस्ट्रॉय होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अब आप देखते हैं लोहे में जंग लगने की देखा है, लोहे में हवा पानी लगता है तो उसमें जंग लग जाती है। इसीलिए ही हम लोहे पर लाल पेंट चढ़ाते हैं, रेड ऑक्साइड पेंट चढ़ाते हैं, ताकि उसका कोरिजन्स ना हो पाए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब किसी मेटल को कोरिजन्स से बचाना होता है तो उस मेटल के ऊपर उससे सुपर मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। बात समझ रहे ना? कोई भी मेटल है, अगर उस मेटल को हमको कोरिजन से बचाना है तो उस मेटल के ऊपर उससे ज्यादा अच्छी मेटल की कोटिंग कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण हम कोरिजन्स को रोकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय होने से रोकते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। पहली बात तो कोरिजन्स क्यों होता है मैं बता चुका हूं। एयर और वाटर की प्रेजेंस के कारण जो मेटेलिक सरफेस है उसका डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये बता दिया कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। इससे बचने का अच्छा तरीका ये है कि रस्टिंग, आपको अगर किसी मेटल को कोरिजन से बचाना है तो उसके ऊपर उससे सुपर मेटल की प्लेटिंग कर दी जाती है। जब उससे सुपर मेटल की उसके ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं तो कोरिजन्स रुक जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आप देख सकते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी या विकृत गंधिता, आप लोग जानते हैं जैसे तेल या फैट हो या इससे बनी कोई चीज हो, अगर ये हवा के संपर्क में आती है तो इसमें गंध आने लगती है, एक स्पेशल स्मेल आने लगती है और इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। फैट और ऑयल या इससे बनी चीजें एयर में ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उससे गंध आने लगती है। इससे बोलते हैं विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। इसीलिए आपको बता दूं, फैट या ऑयल की खाने पीने वाली चीजों को हम नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं ताकि उसमें रेंसिडिटी ना आए।
फॉर स्टॉप रेंसिडिटी फैट और ऑयली सब्सटेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय नाइट्रोजन। तो ध्यान से सुनिएगा, जब बसा हुआ तेल तथा उनसे बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनसे एक स्पेशल स्मेल आने लगती है और टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं या रेंसिडिटी कहते हैं, और रेंसिडिटी को रोकने के लिए उसे हम नाइट्रोजन मिलाने से वो चीज खराब होने से बच जाती है। अब बारी आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के विषय में आप इंटर में पढ़ेंगे। ये देखिए, एक मैंने सीरीज बनाई है, कुछ मेटल की दी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है और नीचे वाली कम रिएक्टिव है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसमें देखिए, तो ऊपर वाली ये ज्यादा रिएक्टिव है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो कम रिएक्टिव हो जाएगी। तो ऊपर वाली जो है वो नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे यहां देखिए, जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे, तो जिंक ऊपर वाली धातु हो गई और कॉपर नीचे वाली। तो यानी जिंक हाईली रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सेम टू सेम Fe वाले में भी हो रहा है। Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव है और Cu कम रिएक्टिव है और ये इससे ऊपर है। लेकिन सिल्वर ऐसा नहीं कर सकता। सिल्वर CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो सिल्वर है Ag वो कॉपर के नीचे है। ठीक है, अब मैं बता देना चाहता हूं, ये Li मतलब लिथियम, K माने पोटेशियम, Ca मतलब कैल्शियम, Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्युमिनियम, Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन, Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, Pt मतलब प्लेटिनम, Au मतलब अर्जेंटाइट होता है, ये सोना होता है, गोल्ड। ये Ag अर्जेंटाइट, सॉरी, ये आप देख रहे हैं Ag ये आपका सिल्वर है और Pt आपका प्लेटिनम है और Au जो है ये आपका गोल्ड होता है। गोल्ड का सिंबल है, सोने का सिंबल Au है। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन का जो बताई थी मैंने आप ने वो केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आप देख रहे हैं, ये आपके यहाँ अभी थोड़ा आपको इतना ही पढ़ना है कि अपर मेटल लोअर मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, बाकी अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।